स्टार्ट करते हैं क्लास 8th साइंस चैप्टर 1 से, दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट. Paheli and Bujo went to their uncle's house during the summer vacation. Their uncle is a farmer. One day they saw some tools like खुरपी, सिकल, shovel, plow, etc. यानी कि पहेली और बूजो अपने अंकल के घर गए गर्मियों की छुट्टियों में, और उनके जो अंकल हैं वो एक फार्मर है, एक किसान है. ठीक है, उन्होंने क्या देखे, कुछ तरह के टूल्स देखे फील्ड के अंदर. You have learned that all living organisms require food. Plant can make their food themselves. Can you recall how green plants synthesize their own food? मतलब कि आप लोगों ने अभी तक ये पढ़ा है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सबको खाने की ज़रूरत होती है और प्लांट अपना खाना खुद बना लेते हैं. ठीक है, लेकिन क्या आपको याद है कि ग्रीन प्लांट कैसे अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं? उसके बाद है एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. सो वेयर डू एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम? यानी कि जो एनिमल्स होते हैं, चाहे वो ह्यूमंस हो या कोई भी हो, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए. तो क्या आप बता सकते हो कि जो एनिमल्स हैं उनको खाना कहाँ से मिलता है? बट फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई डू वी हैव टू ईट फूड? अगर सबसे पहले हम बात करें हमें खाना खाने की ज़रूरत भी क्यों है? You already know that energy from the food is utilized by organism for carrying out their various body function such as digestion, respiration and excretion. यानी कि जो एनर्जी हमें खाने से मिलती है वो कई तरह के प्रोसेसेस से में यूज़ होती है. बॉडी के अंदर ऐसे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिसके लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है और वो एनर्जी हमें खाने से मिलती है. अब वो फंक्शन किस तरह के हैं? जैसे कि डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया. हमें ये सारे फंक्शंस को कंडक्ट करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी चाहिए होती है जो हमें फूड से मिलती है. और हम लोगों को फूड प्लांट से भी मिलता है, एनिमल से भी मिलता है. ठीक है, नाउ आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दीज टूल्स. ये छोटे छोटे से कॉन्वर्सेशन है, इनको हम स्किप कर सकते हैं. इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी. यानी कि अगर ऐसा तो है नहीं कि 10-15 लोगों को खाना जाता है, बहुत बड़ी अमाउंट में जो पॉपुलेशन है सबको खाना पहुँचाने के लिए उस खाने को प्रोड्यूस करना, उसको मैनेज करना और उसका डिस्ट्रीब्यूशन सही ढंग से होना बहुत ज़रूरी है. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. Till 10,000 BCE people were nomadic. Nomadic मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे. They were wandering in groups from place to place in search of food and shelter. वो लोग क्या करते थे? फूड और शेल्टर की खोज में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे. दूसरी चीज़, वो रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल खाते थे और उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे एनिमल्स हंट करके खाना शुरू कर दिया. लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप्स. उसके बाद उन्होंने क्या किया? खेती बाड़ी शुरू कर दी और उस खेती बाड़ी को स्टार्ट करके राइस, व्हीट या बाकी फूड क्रॉप्स बनाना शुरू कर दिया. उसके बाद एग्रीकल्चर बॉर्न हुआ. एग्रीकल्चर का मतलब ही यही सब होता है कि आप खेती बाड़ी करना और जो भी चीज़ चाहिए वो प्रोड्यूस करना. When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. तो मैं अगर आपसे पूछूं कि क्रॉप क्या होती है, जब एक ही तरह का प्लांट एक बड़े से एरिया में ग्रो किया जाता है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ 10-15 प्लांट, बहुत ज़्यादा अमाउंट में जब वो प्लांट बनाए जाते हैं तो हम उसको क्रॉप बोलते हैं. जैसे कि क्रॉप ऑफ वीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ वीट. अगर मैं बोलूँ क्रॉप ऑफ वीट तो एक क्रॉप नहीं उगाऊंगी वीट की मैं, सारे प्लांट्स जो उस फील्ड में होंगे वो वीट के होंगे, मतलब गेहूं के होंगे. यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट. हमें ये भी पता है कि जो क्रॉप्स होती हैं वो डिफरेंट तरह की होती हैं, जैसे कि सीरियल्स, वेजिटेबल या फ्रूट्स. ठीक है, कुछ भी हो सकता है, सब्जियां हो सकती हैं, फ्रूट्स हो सकते हैं या दाल वगैरह, कुछ भी. दीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो. यानी हम इनको जब क्रॉप्स को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं एक दूसरे से, तो हम इस बेसिस पे करते हैं कि कौन से सीज़न में कौन सी क्रॉप को उगाया जाता है. इंडिया एक बहुत ही बड़ी कंट्री है. जो क्लाइमेट कंडीशन है यहाँ की, टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, वो एक रीजन से दूसरे रीजन में बहुत वेरी करता है. फॉर एग्जांपल कश्मीर अगर ठंडा है तो कन्याकुमारी गर्म है. ठीक है, और गोवा जैसी जगह या बीच में जो नॉर्थ हिस्सा पड़ता है वो पोर्शन ऐसा है कि वहाँ सर्दी भी पड़ती है, गर्मी भी पड़ती है. ठीक है, अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट. तो क्या होता है, यहाँ पे बहुत ही अलग अलग तरह की क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है अलग अलग पार्ट में. डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी
टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाई। इतनी वैरायटी होने के बाद भी दो ऐसे ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं जो देखने को मिलते हैं, ठीक है, जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं। द फर्स्ट वन इज खरीफ क्रॉप। ये आप आगे भी पढ़ते रहोगे। खरीफ क्रॉप क्या होती है? द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। ये खरीफ क्रॉप वो क्रॉप होती हैं जिनको रेनी सीजन में उगाया जाता है, ठीक है, मतलब सो किया जाता है, उस टाइम इनको बोया जाता है, ठीक है। जो रेनी सीजन होता है इंडिया में वो जून से सितंबर तक का होता है, तो इस टाइम पे क्या करते हैं, इस क्रॉप को, इसके जो बीज होते हैं इनको सो कर देते हैं। उसके बाद है पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स। तो ये जितनी भी दे रखी है, मेज़ हो गया, सोयाबीन हो गया, ग्राउंडनट हो गया, मूंगफली वगैरह जो भी हैं, ये सारी किसका एग्जाम्पल है? खरीफ क्रॉप का। उसके बाद वी विल कम टू रबी क्रॉप। रबी क्रॉप्स कब उगाई जाती हैं? अगर हम रबी क्रॉप्स की बात करें तो ये विंटर सीजन में उगती हैं, यानी अक्टूबर से लेके मार्च में ये क्रॉप उगाई जाती हैं और इनको हम क्या बोलते हैं? रबी क्रॉप्स। एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स आर वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिंसीड। और ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? रबी क्रॉप। तो दोनों के बीच में एक बार डिफरेंस रिवाइज कर लेते हैं। खरीफ क्रॉप्स वो क्रॉप होती हैं जिनको रेनी सीजन में उगाते हैं, और रबी क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जिनको विंटर सीजन में उगाते हैं। बिसाइड दीज, पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस। और जो सब्जियां और वेजिटेबल्स होते हैं या फिर दालें जो होती हैं वो समर में अलग अलग जगह पर उगाई जाती हैं। बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अब हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। Cultivation of crops involved several activities undertaken by farmers over a period of time. जब हम क्रॉप उगाने की बात करते हैं तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ उसके अंडर आती हैं जो फार्मर करते हैं। ऐसा नहीं है कि बस एक बार क्रॉप उगाई और हो गया। There are many activities that they have to do. You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. आप नोटिस करोगे ये जो एक्टिविटीज़ होती है ना, ये काफ़ी हद तक सिमिलर होती हैं कि ऐसी एक्टिविटीज़ से। समझ लीजिए आपके घर पे माली आता है तो वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि बस एक बार लगा के चला जाएगा, बीच में कुछ कुछ चीज़ें हैं जो वो करते हैं, ठीक है। सेम वे में अगर आपको कोई पौधा उगाना है तो बस ये नहीं कि एक बार बोया और हो गया, आपको उसका ध्यान रखना पड़ता है, कई बार खाद डालनी पड़ती है। ये सारी चीज़ें, सारे प्रोसेसेस हैं जो कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स के टाइम पे देखने को मिलते हैं। These activity or task are referred to as agriculture practices which are listed below. अब यहाँ पे बहुत सारी agriculture practices दे रखी हैं जो हमें समझनी है, जिसके अंदर कुछ मेजर आती हैं, जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद सोइंग यानी कि उसको बोना, एडिंग मिन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, जो खाद होती है वो डालना, इरिगेशन मतलब सिंचाई करना, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड। वीड क्या होते हैं? अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, उनसे प्रोटेक्ट करना ताकि वो न्यूट्रिएंट ना खा जाएं। अगर वीड वहाँ पे उगने लगेंगे तो वो प्लांट का न्यूट्रिएंट खा लेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं हार्वेस्टिंग, उसको काटना और उसके बाद उसकी स्टोरेज करना। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले वी विल स्टडी अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। यानी सॉइल को प्रिपेयर करना वो पहला स्टेप है जो किसी भी क्रॉप को बोने से पहले हम करते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो अगर एक एग्रीकल्चर की मैं बात करूँ, कभी भी हमें खेती करनी है तो सब फर्स्ट थिंग जो करनी है कि सॉइल को हमें क्या करना है? ढीला करना है। ढीला मतलब जिससे उसके अंदर ईजिली कोई भी बीज बोया जा सके। देखो, एक गमले में एक सॉइल मतलब सीड लगाना और एक बड़ी सी फील्ड में सीड लगाना, दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं। तो हमें क्या करना है? सॉइल को थोड़ा सा लूज करना होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो रूट्स होती हैं वो सॉइल को अच्छे से पेनिट्रेट कर देती हैं, ठीक है। उसके बाद है द लूज सॉइल अलाउ द रूट टू ब्रीथ ईजिली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। अगर सॉइल लूज होती है तो उसका बेनिफिट क्या होता है? रूट्स अगर बहुत अंदर तक भी चली गई, जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की, अगर वो बहुत अंदर तक भी चली गई तो भी सॉइल ईजिली क्या करेगी, मतलब वो रूट्स ब्रीथ कर पाएंगी, उन्हें प्रॉपर ऑक्सीजन मिल पाएगी।
नाउ वाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ ईजिली। अब वो पूछ रहा है कि अगर सॉइल लूज हो जाती है तो रूट्स ईजिली कैसे ब्रीथ कर पाती है। द लूजन सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। यानी कि जब सॉइल लूज हो जाती है तो वो कैसे हेल्प करती है, जो अर्थवॉर्म होते हैं और जो सॉइल के अंदर छोटे छोटे से माइक्रोब्स होते हैं उनको ग्रो करने में हेल्प करती है। और ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनको हम फार्मर का फ्रेंड बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, सॉइल को लूज करके उसके अंदर ह्यूमस ऐड करते हैं। आपने पहले भी पढ़ा होगा कि अर्थवॉर्म को फार्मर का फ्रेंड बोला जाता है बिकॉज अर्थवॉर्म जो सॉइल होती है उसको लूज कर देता है। तो फर्स्ट स्टेप वॉज टू लूजनिंग ऑफ द सॉइल। नाउ यू हैव लर्न, अच्छा ये एक पॉइंट और है, ह्यूमस क्या होता है, काइंड ऑफ आपका जो भी जिस भी चीज़ पे ये माइक्रोब्स या आपके अर्थवॉर्म फीड करते हैं डेड और डिकम्पोज चीज़ों पे, उससे क्या होता है, ह्यूमस फॉर्म होता है। ह्यूमस फर्टाइल होता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है प्लांट के लिए। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि जो सॉइल होती है उसके अंदर मिनरल्स होते हैं, वाटर, एयर और कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। उसके अलावा डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जो सॉइल के ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे डिकम्पोज करना शुरू करते हैं। डिकम्पोजिशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इस तरह से क्या होता है, कई सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं डेड ऑर्गेनिजम्स में वो वापस सॉइल में रिलीज हो जाते हैं। वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिजम्स आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल। दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट। देखो जैसे कि डेड ऑर्गेनिजम्स पे डिकम्पोजर्स ने वर्क करना शुरू करा और उनके न्यूट्रिएंट मिट्टी में रिलीज हो गए। ये जो मिट्टी में रिलीज हो गए न्यूट्रिएंट दोबारा से सॉइल इसको एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। Since only a few centimeters of the top layer of soil support plant growth, turning and loosening of soil bring the nutrient rich soil to the top so that plant can use this nutrient. अब देखो सिर्फ कुछ सेंटीमीटर की जो ऊपर की टॉप लेयर ऑफ सॉइल होती है ना, वो न्यूट्रिएंट होता है उसके अंदर, अच्छे अमाउंट में उसमें न्यूट्रिएंट होता है। तो जब हम क्या करते हैं, सॉइल को लूज़ करते हैं, टर्न करते हैं या उसको हिलाते हैं, तो जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल जो नीचे थी वो ऊपर आ जाती है, और जैसे ही वो ऊपर आती है प्लांट को न्यूट्रिएंट मिल जाता है। दस टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। तो ये जो टर्निंग एक्टिविटी है या सॉइल की लूजनिंग एक्टिविटी है, ये सॉइल के क्रॉप के कल्टिवेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। जो प्रोसेस होता है लूजनिंग का और सॉइल को टर्न करने का, उसको हम टिलिंग और प्लगिंग बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जब हम कहते हैं ना कि हम क्या कहते हैं, टिलिंग कर रहे हैं या प्लगिंग कर रहे हैं, तो मतलब हम सॉइल को टर्न कर रहे हैं। कैसे करते हैं, प्लग को यूज़ करके ये चीज़ की जाती है। प्लग जो होते हैं दे आर मेड ऑफ वुड और आयरन। ये मिट्टी के लकड़ी के बने होते हैं या आयरन के होते हैं। अगर सॉइल बहुत ड्राई है तो हमें उसकी प्लगिंग करने से पहले उसमें पानी डालने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और कई बार होता है द प्लग्ड फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्प्स। जो बड़े बड़े से क्लम्प्स होते हैं, यानी कि जहाँ पे मिट्टी एक साथ इकट्ठी होती है, उसको क्रम्प्स बोलते हैं। तो कई बार क्या होता है, ये चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्प्स। हमें इस जो ये क्रम्प्स होते हैं, बड़े बड़े टुकड़े, इनको तोड़ने की ज़रूरत होती है। लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन। यानी समतल बनाना, अगर हम उस जहाँ पे भी हम ये उगाने वाले हैं उसको लेवलिंग कर दें, मतलब उसको समतल बना दें, तो हमारे लिए इरीगेशन के लिए प्लस सोइंग के लिए, यानी सीड डालना और सिंचाई जब पानी हम डालते हैं, दोनों के लिए बहुत सही रहेगा। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। यानी कि जो हम लेवलिंग करते हैं, समतल बनाते हैं, वो लेवलर की हेल्प से करते हैं। समटाइम मिन्योर इज़ एडिड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। कई बार क्या करते हैं, मिन्योर को हम सॉइल में डालते हैं बिफोर टिलिंग, यानी कि जब हम उसको लूज़ कर रहे हैं, अपसाइड डाउन टर्न कर रहे हैं, उससे पहले ही हम उसमें मिन्योर डाल देते हैं। तो क्या होता है, मिन्योर अच्छे से सॉइल के साथ मिक्स हो जाता है, और इससे क्या होता है, द सॉइल इज़ मॉइस्टन बिफोर सोइंग। जब भी कोई चीज़ उगाते हैं, लाइक अगर आपको कोई सीड उगाना है, तो मिट्टी को पहले क्या किया जाता है, गीला किया जाता है। नाउ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। बिफोर सोइंग द सीड इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्रम्प्स टू गेट बेटर यील्ड। यानी कि सीड बोने से पहले ज़रूरी है कि जो सॉइल के क्लम्प्स है, जो छोटे छोटे से उसके होते हैं ना, गांठ सी बन जाती है, सॉइल की इकट्ठी हो जाती है, उसको तोड़ना ज़रूरी है ताकि यील्ड जो भी प्रोडक्शन है वो बेटर हो। इसको कैसे किया जाता है, कई सारे टूल्स इसके लिए यूज़ होते हैं। द मेन टूल्स यूज्ड फॉर दिस पर्पस आर द प्लग,
हो एंड कल्टिवेटर। तो अभी इसके लिए जो जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो देखते हैं। सबसे पहले है प्लग। दिस इज़ बीइंग यूज सिंस एंशियंट टाइम्स फॉर टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर्स टू क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल। यानी कि जो प्लग है ये किसके लिए यूज़ किया जा रहा है, बहुत पुराने टाइम से यूज़ किया जा रहा है सॉइल की टिलिंग के लिए, फर्टिलाइजर्स को ऐड करने के लिए, वीड्स को रिमूव करने के लिए एंड टर्निंग द सॉइल, सॉइल को टर्न करने के लिए। ठीक है, आप ये देखिए ये दिखा रखा है, यहाँ पे प्लग दिखा रखा है। ये क्या होता है, ये जो नीचे वाला पार्ट है ये वाला, एक बार मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। यहाँ पे क्या होता है, ये जाता है और पूरी मिट्टी ऊपर नीचे हो जाती है। ठीक है, ये गायों की हेल्प से करते हैं, उनके ऊपर रखते हैं, जब वो चलती हैं तो ये प्लग शाफ्ट यानी कि ये जो पूरा कोना है प्लस ये नीचे वाला पोर्शन। ठीक है, तो ये अलग अलग पर्पज से यूज़ होता है। दिस इज़ मेड ऑफ वुड एंड इज़ ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल। लकड़ी का बना होता है और कई बार एनिमल्स इसको मोस्टली लेके जाते हैं, हॉर्सेस या कैमल, गाय वगैरह भी इसको लेके जाती हैं। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल प्लग शेयर। इसके अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आयरन की एक स्ट्रिप होती है जिसको प्लग शेयर बोलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, ये आपको दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन, देख सेकेंड, this portion is called the plug shear. Okay, the main part of the plug is a long log of wood which is called the plug shaft. ये जो लंबा सा पार्ट है ना, इसको हम प्लग शाफ्ट बोलते हैं। ठीक है, there is a handle at one end of the shaft. जो शाफ्ट होता है उसके साथ एक तरफ क्या होता है, हैंडल होता है। the other end is attached to beam which is placed on the bull's neck. और जो दूसरा पार्ट होता है वो किस पे अटैच होता है, बीम। ये आपको दिख रहा है, ये वाला पोर्शन इसको बोला है बीम, और ये किसकी नेक पे रखते हैं, जो भी एनिमल उसको लेके जाता है उसकी नेक पे रखते हैं। वन पेयर ऑफ बुल एंड अ मैन कैन ईजिली ऑपरेट द प्लग। यानी कि एक पेयर, जो बुल्स का पेयर होता है, ताकि एक कोना इस पे रहे एक कोना दूसरे पे रहे, वो वाला ईजिली प्लग को ऑपरेट कर सकता है। द इंडिजिनस वुडन प्लग इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लग नाउअडेज। यानी कि जो इंडिजिनस वुड प्लग, जो पहले से वुडन प्लग यूज़ होता आ रहा था, अब धीरे धीरे उसको आयरन प्लग क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। अब हम आ जाते हैं हो पे। ठीक है, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर हो का दे रखा है। इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। ये वीड्स को रिमूव करने के लिए और सॉइल को लूज़ करने के लिए यूज़ होता है। इसके अंदर क्या होता है, लॉन्ग रॉड होती है वुड की या फिर आयरन की। ठीक है, बड़ी सी रॉड होती है किसकी, ये देखो यहाँ पे आपको ये रॉड दिख रही है, या तो ये वुड की होगी या आयरन की होगी। अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स टू इट्स वन ऑफ इट्स एंड एंड वर्क्स लाइक अ ब्लेड। ये देखो, ये जो बेंट प्लेट है इसकी बात हो रही है, ये ब्लेड की तरह वर्क करता है और इसको एनिमल पुल करते हैं। फिर आता है कल्टीवेटर। नाउ डेज प्लगिंग इज़ डन बाय ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर। अब जो ये प्लगिंग होती है ये ट्रैक्टर काफ़ी करते हैं ये काम। ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर मतलब ट्रैक्टर चलता रहता है और धीरे धीरे प्लगिंग होती रहती है, पीछे ये इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है। दिस यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। इससे क्या होता है, जो बहुत मेहनत लगती है वो नहीं लगती, टाइम भी बचता है क्योंकि जल्दी जल्दी हो जाता है। तो ये अलग अलग मेथड्स हैं जो प्लगिंग के और आपकी टिलिंग वगैरह के लिए यूज़ होते हैं। तो ये हमारा पार्ट 1 था जिसमें हमने पढ़ा अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, डिफरेंट काइंड ऑफ क्रॉप्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। उसके अलावा 8th क्लास की और वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल पे 8th प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट की और सारी क्लासेस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।